नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। यह कहानी हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम कक्षा 9वीं के लिए लगाई गई है। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय हम अलग से वीडियो में बात कर चुके हैं और हम इस वीडियो में दो बैलों की कथा पूरी कहानी को लेकर चल रहे हैं। इनकी संक्षिप्त व्याख्या करते हुए हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। दो बैलों की कथा कहानी में क्या बताने का प्रयास किया गया। एक झोपड़ी हमारे समक्ष चित्र में और उसमें दो बैल हमें नजर आ रहे हैं। हम बात करते हैं कहानी की। चलिए, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या नहीं, उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दे दी है। गधा जो एक आमतौर पर व्यंग्यात्मक शैली में भी प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति को बेवकूफ कहते हैं, अरे तो गधा है, इस प्रकार की शैली जब प्रयोग करते हैं तो गधा यहाँ पर बुद्धिहीन एक तरह से शब्दों को बताने वाला है, उसकी पदवी उसे दे देते हैं। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सिंह मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। आप जानते हैं, आपने देखा है गधे को। गधा बिल्कुल शांत स्वभाव से अपनी आवाज में बोलता तो है, परंतु वह किसी प्रकार विरोध नहीं करता। यहाँ तक कुत्ता भौंक करके दूसरों को काट सकता है और ब्याई हुई जो गाय होती है वो सिंह मार सकती है, परंतु गधा ऐसा कभी नहीं करता। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख आनंद लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंचे हुए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी दो बैलों की कथा कहने वाले हैं और गधे का विवरण चित्रण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो समझाना चाहते हैं कि गधा भी एक जानवर होता है, परंतु वो बिल्कुल शांत स्वभाव का। अपनी स्थिति में ऐसा लगता है जैसे कि सारी ऋषि मुनियों की जो तपस्या की गुण होते हैं वो सारे उस गधे के अंदर होते हैं, सारे उस गधे के अंदर एक तरह विद्यमान होते हैं। जैसे बिल्कुल शांत रहता है, चुपचाप अपने स्थान पर रहता है, किसी प्रकार से कुलेल नहीं वो करता, गुस्सा नहीं करता, और जैसी घास उसे मिलती वह खा लेता है। कुछ ऐसा कारण है। अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी अपनी कहानियों की भूमिका के विशेष प्रकार से पाठक को आकर्षित करने के लिए बनाना चाहते हैं। तो यहां पर उन्होंने इस तरह से व्यक्ति को अर्थात पाठक को जोड़ने का प्रयास किया कि धीरे धीरे करके उसके मन में जो वो कहना चाहते हैं उसका चित्र उभरना शुरू हो जाए। चित्रात्मक शैली आप उसे समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उसे घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं तो जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें गुम सुनकर गम खा लेते हैं, फिर भी बदनाम कहा जाता है। वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने संसार की सभ्य जातियों को गण्य बना दिया। अब देखिए, यहां पर जो जापान, अमेरिका आदि का उदाहरण देने का प्रयास किया गया, समकालीन परिस्थितियों का विवरण और चित्रण है। जिस समय मुंशी प्रेमचंद जी अपने जीवन काल में अपनी बातें लिखते थे, कहते थे, उस समय की समकालीन परिस्थितियां जो देश काल से ऊपर उठ करके समकालीन परिवेश का चित्रण करने वाली हैं, जिनमें अफ्रीका, अमेरिका, जापान की स्थितियों का विवरण है। जिस समय देश अनेक प्रकार की उथल पुथल में व्याप्त था, फैला हुआ था, विश्व में अनेक तरह की घटनाएं घटित हो रही थी, उन सबका चित्र भी संकेत रूप में करने का प्रयास किया है। आज हम आगे देखते हैं इस कहानी में क्या कहने का प्रयास किया है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। देखिए, मैंने आपको बताया कि केवल गधे का चित्रण करना यहाँ पर उद्देश्य नहीं, लेखक का कुछ और बात कहने वाले हैं। लगता है यहाँ पर संकेत मिलने लगा है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी में मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ। देखिए कितना अच्छा संबोधन देने का प्रयास किया। कौन है बछिया का ताऊ? बैल का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों में अपना संतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से थोड़ा नीचा है।
इसलिए उसे क्या कहा गया, गधे का छोटा भाई कहा गया। किसको, बैल को। और बैल के लिए एक संबोधन आया, बच्चा का ताऊ या बच्चा के ताऊ, बैल का संबोधन दिया गया, क्योंकि वह थोड़ा सा अड़ियल होता है, गुस्सेल होता है, उस प्रकार की बात यहां पर कहने का प्रयास किया, परंतु गधा ऐसा नहीं होता। देखते हैं कहानी की शुरुआत में किस तरह की बातें लेखक बताना चाहते हैं और क्यों बताना चाहते हैं, वो सबका पूर्ण विवरण हम अभी इस कहानी के अंदर घुसने वाले हैं। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे, झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब देखिए, झूरी एक व्यक्ति विशेष का नाम है, दो बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों कछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। किन में, बैलों में। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल मानव जाति में ऐसा होता है, अपितु जीव जंतु में भी ऐसा होता है। साथ रहने से उनमें भी भ्रातृभाव, भाईचारा हो जाता है, वो भी आपस में एक दूसरे को पहचानने लग जाते हैं। जैसे आप लोग भी अपने घरों में या आसपास जो पशुपालन लोग करते हैं, देखा होगा कि जिस बाड़े में, जिस घर में उन पशुओं को बांधा जाता है, रखा जाता है, तो वो एक दूसरे को देखकर बड़ी खुशी व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, चहल करने का प्रयास करते हैं, अपनी अपनी आवाज में उन्हें पुकारने और आंखों में भावनाएं प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर भी मुंशी प्रेमचंद जी बताना चाहते हैं कि दो बैल जब आपस में लंबे समय से साथ रह रहे थे तो उनके अंदर भी क्या हो गया था, भाईचारा हो गया था। आमने सामने आसपास बैठे एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय जो मानव नहीं करते, अभी तो जीव जंतु भी विचार विनिमय करते हैं, अपनी बातों को दूसरों तक संप्रेषित करने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। देखिए, हम नहीं जानते कि वो बैल जो थे या और अन्य जीव जंतु होते हैं किस तरह से एक दूसरे की बातें समझ लेते, परंतु वो समझते थे, ये निश्चित है, आज भी अटल सत्य है, सभी जानते हैं। अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विरोध के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धोल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला हिलाकर अपनी बातें, अपने गुस्सा, अपने प्यार मोहब्बत प्रकट करते, उस वक्त हर एक की चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के प्रति इतना समर्पित भाव इन बैलों में था, वो चाहते थे कि इस पे अधिक बोझ ना पड़े, इसलिए वह चाहते थे गर्दन हिला हिलाकर चलते और ये बताने का प्रयास करते कि मेरी गर्दन पे ज्यादा, मेरे शरीर पर अधिक बोझ पड़े, मेरे साथी को उस प्रकार से पीड़ित ना होना पड़े। जिस तरह हम बताने का प्रयास किया, दो मित्र होते हैं या मित्र मंडली होती है, उसमें धोल धप्पा अर्थात हंसी मजाक, खेल ठट्ठा जो चलता है, ठीक उसी प्रकार से बैलों के बीच में भी इस प्रकार की अभिव्यक्ति करने का प्रयास मुंशी प्रेमचंद जैसे लेखक में ही हो सकती है। दिन भर की बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, यानी कि दोनों में इतनी गहरी आत्मीयता थी, दोनों एक दूसरे का जैसा व्यवहार कर रहे थे। संयोग की बात झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे, मालिक ने हमें भेज दिया। अपना यो भेजा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब तक जो जोड़ी थी, जो बैलों की जोड़ी थी, जिसे गोई यहां पर नाम दिया गया है, जो बैलों की जोड़ी थी अर्थात हीरा और मोती, उनको संयोग की बात किसी कारणवश झूरी ने अपने साले जिसका नाम गया था, जिसका नाम क्या था, गया, उसको दोनों बैल देने पड़े। और जब गया अपने साथ उन बैलों को अपने घर तक ले जा रहा था तो उनको नाकों तक पसीना आ गया, बहुत परेशानी उसे हुई। उनको ऐसा लगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बैल किसी भी प्रकार से जाना नहीं चाहते थे। पीछे से हाँकता तो कोई दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की जोर लगाते, मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। इस प्रकार से लेखक बताना चाहते हैं कि यद्यपि वो उनकी वाणी नहीं थी, परंतु उनकी आंखों, उनके व्यवहार के माध्यम से स्पष्ट हो रहा था कि झूरी हमें बताओ कि तुमने हम ऐसा क्या किया, क्यों किया, हमने क्या तुमसे दुश्मनी बोली थी, तुमने जो इस प्रकार हमें बेचने का प्रयास किया। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, आवाज दी होती, बोलने की शक्ति दी होती, तो निश्चित रूप से वो उनसे पूछते। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो काम ले लेते।
हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, हमने कभी दाने चारे से शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम का क्यों बेच दिया। देखिए, अब झूरी बेच चुका है गया के हाथ। दोनों बैलों को गया अपने व्यवहार से, कठोरता के व्यवहार से उन्हें मार कूट कर आगे ले जाना चाहता, अपनी घर की ओर ले जाना चाहता, परंतु दोनों बैलों के मन में इस प्रकार की भावना है, यदि उन्हें वाणी मिली होती, आवाज मिली होती, तो जरूर वो उस झूरी से पूछते कि हमारे क्या कसूर था, हमें क्यों तुमने इस प्रकार इस जालिम के हाथ से बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसके मुंह न डाला। नांद अर्थात जिस स्थान पर उनका चारा डाला जाता है, जिसे खोर भी कहते हैं। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उनसे बेगाने से लगते थे। यानी कि दूसरे स्थान पर आज वो पहुंच चुके हैं दोनों बैल, और वहां पर उनको चारा डाला जा चुका है, परंतु चारे को मुंह नहीं लगाना। चारे बड़ा परेशान, बड़े दिल दुखी है कि आज उनका अपना घर छूट गया। जैसे कि कोई व्यक्ति विरह वेदना में तड़प रहा हो, ऐसा यहां पर लेखक बताना चाहते हैं कि उनको एक तरह से बहुत विरह हो रहा था अपना मालिक झूरी का घर छोड़ने के कारण। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले। पगहे अर्थात जो पैर से जिस खूंटे के जिस जगह पर उसे बांधा गया था वो उन्हें तोड़ा लिए और घर की तरफ चल पड़े, तोड़ पड़े, भाग पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सका था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई थी। यानी दोनों बैल अपने हिम्मत करके अपने रस्सी तोड़ा करके वहां से भाग पड़े। रात के समय विचार किया कि रात के समय चलेंगे। देखो, ये भी लेखक बताना चाहता है किस तरीके से उन्होंने अपनी बात एक दूसरे को समझानी चाहिए। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा। झूरी प्रातःकाल जब उठा सो करके तो देखा कि दोनों बैल चरने पर नहीं, अपने स्थान पर नहीं है। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। अब देखिए, वापस पूरी रात भर चलकर गया के गांव से कितनी दूर था और वापस झूरी के दरवाजे पर वो आकर के खड़े हो गए, जहां पर वो पहले अपना चारा खाते थे, चरते थे। वहां पर वो खड़े हैं और झूरी ने जब देखा तो स्नेह से गदगद हो गया, खुश हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। देखिए किस प्रकार से एक मालिक का अपने पशु, अपने जानवर के प्रति प्यार लेखक दिखाना चाहते हैं। प्रेमालिंगन और चुम्बन का एक दृश्य बड़ा मनोहर था। यानी कि झूरी जो उन बैलों का स्वामी था, मालिक था, उसने उन दोनों बैलों के शरीर पर प्रेम आलिंगन करने और चुम्बन की धड़ी से लगा दी। वह दृश्य बड़ा सुंदर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अब भूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी लेकर आया। यानी कि सभी गांव के लड़कों के लिए वो कोतवाल बन गया। एक तरह खुशी मनाने का अवसर था, तो कोई उनका सम्मान करने के लिए अर्थात कोई गुड़ लाकर, कोई चोकर खिलाकर, कोई भूसी, कोई कुछ रोटी लाकर उनका सम्मान कर रहा था, अभिनंदन एक तरह पत्र उन्हें दे रहा था। इस तरह से खुशी व्यक्त कर रहे थे। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। अर्थात देखिए, ऐसा मान्यता रही है हमारे हिंदू समाज में, हमारे भारतीय परंपराओं के अनुसार ऐसा मान्यता रही है कि यहाँ 33 कोटि देवी देवता जिस प्रकार से, तो 84 लाख योनियां भी बताई जाती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगले जन्म में ये बनोगे, अगले जन्म में वो बनोगे। तो ऐसा कहीं न कहीं उस गांव की परंपरा, जो ग्रामीण परिवेश है, उसमें ये संकेत करने का प्रयास किया गया, जिससे बालक कहना चाहता है ये बैल नहीं है, ये तो किसी जन्म के कोई आदमी है, भक्त है, संत है। इनका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक ही दिन में वहां काम न किया और भाग खड़े हुए। क्योंकि झूरी की जो पत्नी थी उसने अपने भाई को ये बैल दिलवाए थे और वह भी गुस्सा कर रही है कि ये बैल बड़े नमक हराम है, किस प्रकार से एक दिन भी वहां पर काम न कर सके, वहां से दौड़ चले आए। झूरी अपने बैलों पर आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? अर्थात वो है समझाना चाह रहा अपनी पत्नी को, ये नमक हराम नहीं है, इनको नमक हराम तुम ना बोलो,
तुम जानते हो कि उन्होंने हमारे यहाँ कितना काम किया, हो सकता है कि गया ने इनको चारा दाना ना दिया हो। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। जोरी ने चढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। जोरी ने चढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चौकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। अब देखिए स्त्री अर्थात जो झूली की पत्नी है वो किस प्रकार से अपनी बातें कहना चाहती कि मेरे भाई के यहाँ गए थे, वो कोई ऐसे वैसे नहीं है, उनकी किसी बात की कमी थोड़ी है, वो उनको सहलाते नहीं, उनको उतना प्यार नहीं करते जितना खिलाते हैं, उसे अधिक काम लेने का प्रयास करते हैं। परंतु ये तो ठहरे कामचोर, भागाए वहां से। अब मैं इनको खाना वाना देने वाले नहीं हूं, किसी प्रकार से इनको अच्छा बढ़िया खाना चारा देने वाले नहीं हूं, अब सूखा खाना खिलाऊंगी, मरे चाहे जाए, मुझे इससे क्या लेना देना। वही हुआ, आखिर वही हुआ। मजूर की कड़ी ताकीद कर दी गई, बैलों को खाली भूसा सूखा दिया जाए। अर्थात जो व्यक्ति उनके यहाँ जो भूसा चारा डालने वाला, उनको बिल्कुल स्पष्ट निर्देश थे कि इसको इस प्रकार से खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए, आशा भरी आंखों से द्वार क्यों ताकने लगे। अब देखिए यहां पर भी बैलों की भावनाओं को लेखक उजागर करने का प्रयास कर रहा है कि जब उन्हें अपना इच्छा अनुसार कोई भोजन जब प्राप्त नहीं होता है तो वह अपने मालिक की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाने की कोशिश करते हैं कि मेरा मालिक पुनः आएगा और वह अपनी ओर से अच्छा भोजन मुझे देने का प्रयास करेगा, क्योंकि उस भोजन में आज चिकनाहट नहीं थी, कोई रस और आनंद की अनुभूति उन्हें नहीं हो रही थी, तो वो बार बार दरवाजे की ओर अपनी ओर ताक रहे थे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। अब झूरी अपनी पत्नी को दूर से न देखते हुए और उससे कहा कि थोड़ा सा खली डाल दे बे, मालिक मुझे मारी डालेगी, चुराकर डाल दे यार, कोई बात नहीं है। इस प्रकार समझाना चाह रहे हैं कि कोई क्या फर्क पड़ता है, मालकिन को क्या पता लगेगा, तू चुराकर डाल दे। न दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं को कहोगे कि नहीं नहीं मैं ऐसे चोरी करने वाला नहीं हूं, तुम ही कल उनको कह दोगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं चोरी डालने वाला नहीं हूं, तुम ही शायद उनको बाद में बता दो। आगे बढ़ते हैं कहानी में। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब दूसरे दिन पुनः झूरी का जो साला था जिसका नाम गया था वापस आ गया और बैलों को ले गया, और उसने अपने यहां बैलों को ले जाकर गाड़ी में जोत दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। अब की बार पिछली बार जब पहली बार गया, दोनों बैलों को लेकर गया था तो पैदल लेकर गया था, अर्थात बिना किसी बोझ के। लेकिन अब की बार उसने सोचा, किसने, गया ने सोचा कि क्यों नहीं इनको गाड़ियों को जोत कर ले जाऊं, और वह गाड़ियों को जोत कर ले गया। लेकिन मोती ने उन्हें गिराना चाहा, परंतु हीरा समझदारी के साथ अपना कार्य कर रहा था, उसने वह गाड़ी गिराने से बचा लिया। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी कुछ नहीं दिया, सब कुछ दिया। यानी कि जो दोनों बैल लेकर गया था उनको वही सूखा मिला, और जो दूसरे उसके बैल थे उसको उन्होंने सब कुछ दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहां मार पड़ी आहत सम्मान को की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। आहत थे, दुखी थे, परेशान थे, हताश थे। पुनः उन्हें उसी घर में आना पड़ा। किनको, बैलों को, हीरा और मोती को गया के घर आना पड़ा। मार भी सहन करनी पड़ी, क्योंकि झूरी जो उसका पहला मालिक था उसने कभी भी इस प्रकार से अपने बैलों को मारने का प्रयास नहीं किया था। परंतु ये दूसरा जो मालिक, नया मालिक जो है जिसका नाम गया, ये मारता भी है, पीटता भी है और सूखा खाना खिला रहा है। इस तरह वो बड़े चिंतित थे, परेशान थे कि क्या करे और क्या ना करे। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। उन दोनों बैलों ने जो खोर थी जहां पर उनका चारा डाला गया था उनकी तरफ आंखें न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया, हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। देखिए, एक दूसरे के प्रति मित्रता का जो भाव है, अर्थात जो एक दूसरे के प्रति सच्ची भावनाएं हैं,
दोस्त दोस्त के काम किस प्रकार आता है। जब गया ने एक बैल को बहुत पीटा, जिसके नाक पर खून आने लगा, जिसका नाम हीरा था, उस बैल को पीटा, तो मोती को गुस्सा आ गया। जैसे कि दोस्तों के बीच में ऐसा होता है, मानव सुलभ चेष्टा करते प्रतीत होने लगे और वह अपने दोस्त की पिटाई का गुस्सा निकालते हुए उस हल को लेकर भाग गया, जिसकी रस्सी जुआ जो सब टूट कर गए, इधर उधर बिखर गए। परंतु अगर उनके मोटे मोटे रस्सियां नहीं बंधी होती तो आज वो पकड़ाई में पुनः नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, जैसे हीरा अपने मित्र मोती को समझाना चाह रहा है कि भागना व्यर्थ है भाई। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां बच सकेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। अब दूसरे एक दूसरे के साथ खड़े हैं दूर। गया उन्हें पकड़ने के लिए अपने दो साथियों के साथ आ रहा है, जिनके हाथ में लाठी हैं। और हीरा और मोती आपस में अपनी मूक भाषा में भावनाओं के माध्यम से, आंखों के इशारे से जैसे कुछ गुस्सा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम कहो तो दिखा दूं मजा, आज चखा दूं मजा इनको जो लाठी लेके आ रहे हैं। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। हीरा ने समझाया मोती को, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। मोती कह रहा है, अगर मुझे मारने का प्रयास किया उस गया ने, दो आदमियों ने, तो मैं तो दो गिरा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तू चाहे पिटता रहना, मुझे से क्या लेना देना। अपनी भावना को व्यक्त करता है। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। अब देखिए, लेखक ने अपने छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से एक जानवर, एक जीव, एक पशु के माध्यम से किस प्रकार से अपनी बात कहलाने का प्रयास किया। सोचिए, गहराई में जाइए दोस्तों, कि हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, अर्थात हम बैल जाति के हैं, तो हम इस प्रकार से विरोध करना हमारे लिए उचित नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए थे कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है, उचित है, सही है। यानी कि मोती को और हीरा को पकड़ने जब वो गया उसके मित्र आए तो उन्होंने किसी प्रकार से उन्हें पीटा नहीं, अभी तो शांति से पकड़कर उन्हें वापस ले गए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहां भी किसी सज्जन का आवास है। लड़की भैरों की थी, उसकी मां मर चुकी थी, सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। देखिए, बच्चों के मन में, लेखक मुंशी प्रेमचंद जी यहां पर बच्चों के मन की आत्मीयता, उनके प्रति जो भावनाएं होती हैं, उसको समझाने का प्रयास, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से छोटी बालिका जो लड़की थी, उसने किस प्रकार से दो रोटी एक एक बैल के मुंह में डाली और ऐसा लगने लगा कि जैसे बैलों को क्या आज हमने पूर्ण रूप से भोजन कर लिया। यद्यपि उन एक रोटी से क्या उनकी भूख मिटने वाली थी, परंतु यहां पर दिखाना चाहता है कि उसकी सौतेली मां, जो बहनों की लड़की थी, उसकी सौतेली मां उसे पीटती थी, इसलिए वह अकेली पड़ जाती थी। इसलिए धीरे धीरे करके उस लड़की के मन में उन बैलों के प्रति आत्मीयता, स्नेह सा बंध गया था। एक तरह से एक दूसरे का सहारा सा नजर आ रहा था। तो इस प्रकार से उन बैलों को भी उस लड़की के प्रति आत्मीयता सी हो गई थी। अब यहाँ पे चित्र है, आप चित्र में देख सकते हैं इस प्रकार से कि झोपड़ी में दो बैल हैं और दो रोटी इस बच्ची के हाथ में है, लड़की के हाथ में है। एक रोटी यहां पर, एक रोटी यहां पर, और बैलों को खिलाने के लिए लाई है। मुंशी प्रेमचंद जी इस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यह चित्र आप सोच रहे हैं किस पुस्तक का है? ये एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित क्षितिज भाग 1 पुस्तक में से हम बात कर रहे हैं, जो मूल पाठ्यक्रम, उसके आधार पर हम अपनी बात कह रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे, दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दी जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटी खिला जाती। यानी क्रम चलता रहा। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। यानी कि जैसा रोजाना उनको, हर रोज उनको सूखा खाना, सूखा भूसा मिल रहा था, वैसा ही आज भी मिला। परंतु जैसे ही उस लड़की ने उन दोनों को एक एक रोटी खिलाई तो ऐसा महसूस करने लगे कि जैसे हम तृप्त हो गए हैं,
परंतु विद्रोह उनके रोम रोम में भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। देखिए कितनी सुंदर बात लेखक यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा है। और दो जानवरों, दो बैलों की आपसी वार्तालाप, इतना बड़ा संवाद जो हमने अभी तक पढ़ा, संवादात्मक शैली, अभिव्यक्ति कौशल, कितना सुंदर अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया गया कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जीवधारियों को, जो को वाणी रहित है, बोल नहीं सकते हैं, परंतु उनको भी यहां पर लेखक ने इतनी कुशलता से आपस में वार्तालाप करा दिया। पढ़ने वाला पाठक जब पढ़ता है तो उसे लगता है जैसे सच में ही वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे से संवाद कह रहे हैं। मारना चाहते हैं परंतु वो मना करता है, उसको कहता है उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन वो कहता है औरत जात पर सींग चलाना मना है। औरत जात पर, स्त्री वर्ग की बात यहां पर कर रहे हैं कि हमारे लिए उचित नहीं है। तुम तो किसी तरह निकलते ही नहीं देते, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले? ऐसा करते यहां से भाग चलते हैं, इस पगह को तुड़ा देते हैं। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर झटके में जाती है टूट जाएगी। देखिए एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए एक दूसरे को सलाह भी दे रहे हैं कि इस जो रस्सी है इसको थोड़ा सा हम चबा लेंगे, मुंह से गीला कर लेंगे, दांतों से काटने का प्रयास करेंगे तो टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चलेगी, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला, वह लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उसके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनके नाकों में नाथ डाल दी जाए। देखिए जब उस लड़की ने रोटी देने के समय, जब रात के समय वो आई थी, तो उन्होंने देख लिया था किस प्रकार से वो रस्सियों को चबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको अनुमान हो गया था किसको, उस लड़की, उस बालिका को, कि आज ये भागने की कोशिश करना चाहते हैं और ये अपने दांतों से अपनी रस्सी को काट रहे हैं। तो उसने, और रात होने के बाद सभी लोग जब सो गए तो वह रात को वापस आई उस बाड़े में जहां पर उनको बांधा गया था, और उसको उन्होंने क्या कहा, खोले देती हूं, तुम्हारी रस्सी को मैं आज खोल देती हूं। आज घर में चर्चा हो रही थी, ये बहुत मारने वाले हैं और तुम्हारे नाकों में नाथ डालने वाले, इससे तुम चुपचाप यहां से भाग जाओ। परंतु उस बैलों ने भी क्या किया, उस लड़की के हाथ को चाटा और उनके प्रति स्नेह व्यक्त करने का प्रयास किया। आगे उसने गराव खोल दिया, दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इसकी अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। यानी कि वो जब भागना नहीं चाहते थे तो बालिका ने चिल्लाकर कहा, दोनों बैल, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, अर्थात संकेत कर दिया, जल्दी भागो, निकलो यहां से, भाग जाओ यहां से, तुम आपस में बात ना करो, मेरी बात मुझे छोड़ दो, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, तुम भागो यहां से, निकलो यहां से, ऐसा कहना चाह रहे थे। और गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका पता नहीं था। नए नए गांव मिलते, रास्ते मिलने लगे। तब दोनों खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। इस प्रकार दोनों वहां से भाग निकले हैं। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेहद आशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। अब मोती को बार बार गुस्सा आता है कि तुम बेकार में, हीरे से कह रहा है कि तुम बेकार में भागे, उसको वहीं मार देते, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, अपना धर्म छोड़ दें। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। अब देखिए बैलों के अंदर भी, जानवरों के अंदर भी मुंशी प्रेमचंद जी अपने धर्म, अपने नीतियां, अपने स्वभाव, अपने दिशा निर्देश, अपनी परंपराएं, अपने परामर्श, अपने आदर्शों की बात लेखक समझाना चाहते हैं कि हम क्यों अपना धर्म छोड़ें। हमारा धर्म यह नहीं कहता कि अपने मालिक को मार दें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है।
जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ, चाहता तो किनारे हट गया। यानी कि देखिए, दोनों को एक दूसरे से अनुभव हो गया। अब आज कुछ ढंग का खाना उन्हें मिला, मटर वो खा चुके थे, अब पेट उनका ढंग से भर गया था। मस्ती करने का मूड आया, दूसरे टकराने लगे, सिंग में सिंग मिलाने लगे, परंतु दोनों में हल्का हल्का गुस्सा आ गया तो मोती पीछे हट गया, क्योंकि हम दोनों में गुस्सा आ गया तो हम झगड़ा न करने लगे। कहानी का तीसरे पार्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं। कहानी के तीसरे पार्ट की हम बात करने वाले हैं। अरे यह क्या, कोई सांड ढोकता चला रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने पहुंचा, दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर ही जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ रहा है, इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चलें। भाग क्यों नहीं चलते। सामने से कोई जो सांड कहा जाता वो सामने नजर आ गया। दोनों बैल वहां खड़े हुए थे। उन्होंने जब देखा कि वो तो मारने वाला है, इसलिए वो आपस में वार्तालाप करें कि हम यहां से भाग चलते हैं। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा 9-2-11 होता, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो। एक कह रहा है कि यहां उसको मारते हैं, कहता नहीं नहीं भाग चलते हैं, तो कहता है कि इस प्रकार से तो भागना कायरता है। उपाय यही कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तू पीछे से रगेद। दोहरी मार पड़े तो भाग खड़ा होगा, मीरो झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग उछेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, वह तो एक शत्रु से मलयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे दौड़ाया। सांड पर उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों तो उस्ताद थे, उन्हें कहीं वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झलाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिए, उछेड़ दिए। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभो दिए। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब देखिए, इसमें एक संकेत, पूरे इस गद्यांश में लेखक एक संकेत करना चाहते हैं, एकता में बल। एकता में बल। यदि दोनों अलग अलग लड़ते या दोनों कहते मैं भाग जाता हूं, तू तेरी मर्जी है, यहां पड़ा रहे, परंतु दोनों ने एक साथ विचार, निर्णय, नीति बनाकर युद्ध करने का प्रयास किया उस सांड के साथ, तो सांड को उन्होंने भगा दिया, मार भगाया। तो यहां पर लेखक ये बताना चाहते हैं एकता में बल है। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं। बच्चा, अब देखिए, दोनों ने जब उसे अर्थात सांड को चोट पहुंचा दी तो अब उन्हें बच्चा नजर आ रहा है। वो कितनी एक तरह से चुहल करने का, व्यंग्य करने का प्रयास कर रहे हैं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंग ने चलाना चाहिए। कई संकेत, कई नीतियां लेखक यहां हमें सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो उन्होंने लिखी है अपनी कहानियों में। कई बातें हमने पढ़ी हैं। तो बैरी अगर तिरस्कार हार गया, गिर गया, तो उस पर सिंग नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, परंतु उससे एक न सुनी। अभी 2-4 ग्रास खाए ही थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में, मित्र संकट में है, तो लौट पड़ा। भागना चाहता था, भाग सकता था कि वह स्वयं को बचा सकता था। उसका दोस्त जो बैल था मोती, वह संकट में उसे नजर आया, इसलिए वह वापस आ गया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। अर्थात जो आदमी जो मटर की फसल की देखभाल करने वाले थे, उन्होंने उन दोनों बैलों को अब पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए, यानी दोनों को पकड़ लिया गया, दोनों को बंद कर दिया गया। कांजी हाउस नामक जगह पर उनको अब बंद कर दिया गया है। दो बैलों की कथा हम अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 9वीं के हिसाब से, 9वीं
कक्षा 9वीं हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। इसका एक पार्ट मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगला जो चौथा पार्ट से हमारी कहानी आगे शुरू होगी, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाला हूं। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखें। और आपसे एक निवेदन है, और निरंतर आप इस प्रकार से पाठ्यक्रम को लेकर जो वीडियो बना रहा हूं उसको आप देखते रहें, और मेरे YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। यदि आपको कुछ बातें अच्छी नहीं लगती हैं, कुछ बातें अच्छी लगती हैं और नहीं लगती, तो उनके बारे में आप बताया करें कि यदि कोई कमी रहती है तो मैं उसके बारे में कुछ और चीजें अच्छी प्रकार से कह सकूं, बता सकूं, समझा सकूं। गलतियां हो सकती हैं, परंतु उनको नजरअंदाज भी कर सकते हैं और कभी कभार कुछ बातें कहकर मुझे दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। धन्यवाद।